सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव। लास्ट में मैंने आपको सारी जो आइडेंटिटीज है डेरिवेटिव की वो लिखवा दी थी। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड। कल मैं बार बार आपको ये बता के गया था लास्ट क्लास में कि ये सारी आइडेंटिटीज आप याद कर लेना। तो आई होप आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा। उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, x पावर n, इसका डेरिवेटिव ये होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको, जैसे कि मैंने बोला y अगर फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव को dy बाई dx से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपका फंक्शन y इक्वल टू एक्स पावर n है, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, y इक्वल टू अगर x पावर n है तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे d बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना है, y का, उसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या है x पावर n, और फिर उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 एज पर द आइडेंटिटीज जो मैंने कल आपको लिखवाई। क्लियर। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये d जो है ना ये डेरिवेटिव के लिए नोटेशन है। बाकी उसके अलावा दो और चीजें आपको दिखाई देगी, x एंड y, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि x एंड y ही हो, वहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। क्लियर, लेकिन वेरिएबल होने चाहिए। दूसरी बात, ये दो वेरिएबल बहुत काम के हैं। इसमें यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना वो फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना होता है, और ये जो है ना उसके रिस्पेक्ट में करना होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो जब भी dy बाई डी एक्स लिखा हुआ आएगा तब आपको क्या समझना है, हम ये जो फंक्शन है y उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। क्लियर हो गई बात। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दे सकता हूं, dy बाई डी एक्स इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट। क्लियर। तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके रिगार्डिंग, आज उससे आगे कुछ और हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए y अगर आपके पास x पावर 25 है, ठीक है, तो फिर y डैश या फिर dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 25 इंटू एक्स पावर 24 एज पर द आइडेंटिटी। सिंपल, पावर को आगे लेना है और पावर में से एक रिड्यूस कर देना है। क्लियर। तो आई होप इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब इस आइडेंटिटी के ऊपर अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो सब आप प्रैक्टिस करते रहना तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। दूसरा बात है, अगर मैं और एक क्वेश्चन ले लूं, ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 पावर x और आपको इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, पावर जो है वो आगे आ जाएगा और फिर जो टर्म है उसमें एक पावर है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपने कल का लेक्चर ठीक से देखा है तो आप अभी ये बोल पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक समझनी पड़ेगी। क्या, देखिए 4 टर्म में यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। फर्स्ट वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, थर्ड बेस में कांस्टेंट एंड पावर भी कांस्टेंट, और फोर्थ बेस में वेरिएबल एंड पावर में भी वेरिएबल। ठीक है, तो ये जब भी आपके सामने है ना वेरिएबल बेस में है एंड पावर में कांस्टेंट है, तब आपको समझना पड़ेगा कि ये x पावर n है। देखिए बेस में x है मतलब वेरिएबल, और पावर में n है, मैंने बोला था n रियल नंबर है मतलब कि वो कांस्टेंट। जब भी ऐसा है कि बेस में कांस्टेंट है, देखिए 2 पावर x ऐसा टर्म था,
जिसमें पावर वेरिएबल है x और बेस में कांस्टेंट है, तब आप इसको कंपेयर करेंगे a पावर x वाली आइडेंटिटी से। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे a जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब अब a कांस्टेंट है। फिर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट मतलब आप समझ सकते हैं a पावर a। और क्या आप बता सकते हैं कांस्टेंट पावर कांस्टेंट जानते हैं आप? कांस्टेंट होता है जैसे कि 2 पावर 2 4 होता है, तो 2 भी कांस्टेंट, उसका पावर 2 वो भी कांस्टेंट, तो आंसर में जो 4 आएगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। और उसके बाद वेरिएबल पावर वेरिएबल का मतलब आपको समझना है कि बेस में भी वेरिएबल होगा और पावर में भी वेरिएबल। अब ये दूसरी बात है कि यहाँ पे ओनली x हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। अब ओनली अभी बिल्कुल इतना समझिए। तो अब इसके डेरिवेटिव की बात करें तो आइडेंटिटीज में मैंने सब कुछ लिखवाया है कि अगर x पावर n बन रहा है मतलब कि बेस में वेरिएबल होना चाहिए, तब जो फर्स्ट आइडेंटिटी है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 वो अप्लाई करना है। लेकिन अगर बेस में वेरिएबल कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है तो फिर आपको a पावर x की आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसका डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो वो होता है a पावर x इंटू लॉग a। उसके बाद कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, तो जैसा कि अभी हमने देखा कांस्टेंट पावर कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर कल का वापस आइडेंटिटी से आप याद करें तो आपको याद होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। और उसके बाद वेरिएबल पावर वेरिएबल मतलब ऐसा अगर कहीं पे है तो इसके बारे में हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी बिगिनिंग में जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको फिजिक्स में कभी भी ऐसा टर्म आएगा जिसमें बेस में भी वेरिएबल होगा और पावर में भी वेरिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। अब आते हैं वापस यही क्वेश्चन पे कि 2 पावर x है अगर y और उसका डेरिवेटिव आपको करना है तो आप ये वाली आइडेंटिटी मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी से तो नहीं कर सकते, ये तो अभी आप समझ गए। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि फर्स्ट आइडेंटिटी कब यूज करनी है, जब वेरिएबल बेस में हो तब। अगर बेस में कांस्टेंट नंबर है और पावर में वेरिएबल है तो आपको a पावर x वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करनी है। और वो आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखें तो वो था 2 पावर x इंटू लॉग 2। a पावर x का डेरिवेटिव अगर a पावर x इंटू लॉग a होता है तो 2 पावर x का डेरिवेटिव होना चाहिए 2 पावर x इंटू लॉग 2। यहाँ पे भी एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो लॉग के साथ में जो नंबर आएगा ना वो बेस में जो नंबर होगा वो आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है वो यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 2 पावर x इंटू लॉग x, तो ऐसा भी नहीं होता है। लॉग के साथ में जो नंबर होगा वो बेस में जो नंबर होगा वो होगा। क्लियर यहाँ तक की बात? तो एक और क्वेश्चन अगर आप देखें तो मान लीजिए f ऑफ x जो है वो 10 पावर x है, तो आप उसका डेरिवेटिव मतलब f डैश x क्या निकालेंगे 10 पावर x इंटू लॉग x या 10। एक और क्वेश्चन अगर आप देखें तो f ऑफ x इक्वल टू -3 पावर x। ठीक है, अब आपको सोचना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो होना चाहिए -3 पावर x इंटू लॉग -3। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लॉग के अंदर आप कभी भी नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके सामने ऑलवेज ऐसी टर्म आएगी जिसमें a की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, a पावर x वाली जो आइडेंटिटी है उसमें a कांस्टेंट तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर क्यों नहीं हो सकता, ये अगर जानना है तो ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए अभी उसमें जाने का ना तो मेरा मूड है और ना ही ये हमारे बस में है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कभी भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। और
जो टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आने वाले हैं तो उसके बारे में ज्यादा सोच के कोई फायदा है नहीं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास y दिया है e पावर x, तो सोचिए ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। जानते हैं आप e इज अ कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू है वो 2.71 ऐसा, नॉट एग्जैक्ट बट 2.7 तक तो एग्जैक्टली मुझे याद है, ऐसा कुछ वैल्यू होता है। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट पावर वेरिएबल ही हुआ, मतलब यहाँ पे भी a पावर x की ही आइडेंटिटी आनी चाहिए। और कल जब आइडेंटिटी लिखवा रहा था तब मैंने यही आइडेंटिटी पुट करी थी, फिर e पावर x का e पावर x इंटू log e आता है और log e 1 होता है, इसलिए e पावर x का डेरिवेटिव ओनली e पावर x होता है। यहां तक की बात हमने करी थी, क्लियर। सो यहां पे हमने बात करी आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है। ये जो हमने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, यहां पे था हमारे लिए ये आइडेंटिटी नंबर 2, फिर उसके बाद हम पहुंचे e पावर x पे, तो ये दिस इज आइडेंटिटी नंबर 3। और भी थोड़ा सा हम आगे चले तो अब है आइडेंटिटी नंबर 4, और ये तो बिल्कुल इजी, अगर f ऑफ x कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन नंबर 6, 7, f ऑफ x अगर -5 है तो भी डेरिवेटिव 0। f ऑफ x अगर 0 है तो क्या हुआ, 0 भी तो कांस्टेंट नंबर ही है ना, तो भी उसका डेरिवेटिव 0। नंबर 9, f ऑफ x अगर साइन π/4 हुआ तो फिर आपको पता होना चाहिए साइन π/4 मतलब 1/√2, 1/√2 मतलब कांस्टेंट, तब भी उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा, ये याद रखना। क्लियर यहां तक की बात। अब कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, ये सिंपली मैं 2-3 मिनट में आपके सामने, वैसे किसी का भी डेरिवेटिव जो आपको बताया जा रहा है फॉर्मूला से वो क्या होता है, वो भी हम उसके डेफिनेशन, जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है उससे सीख सकते हैं, लेकिन अभी वो आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ समझिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3, इसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, या इसमें से सबका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। तो क्या आप जानते हैं f ऑफ x इक्वल टू 3, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो फिर वो ग्राफ जो है ना वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप एक बात फिर से अपने माइंड में ये चीज नोट कर लीजिए कि f ऑफ x एंड y ये दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। f ऑफ x मतलब y और y मतलब f ऑफ x। तो अभी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि फंक्शन हमारे सामने था f ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब कि y इक्वल टू 3। तो अब इसका ग्राफ तो आप बता सकते हैं ना, लीनियर इक्वेशन क्लास 10, लीनियर इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स, सब कुछ हमने डिस्कस किया है कि y इक्वल टू 3 का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरीके से होगा, जो इधर 0,3 से पास होगा एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा। तो ये ऐसा एक फंक्शन है। अब हमें बात करनी है उसके डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। तो क्या आप इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो क्या आप इस लाइन के लिए थीटा बता सकते हैं, और थीटा का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। चलिए, तो इतना तो आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन, एंगल आपको पता चलना चाहिए 0 डिग्री या 0 रेडियन एंगल है। तो फिर ये थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0, और tan 0 क्या होगा 0। मतलब ये हुआ कि अभी आपके सामने जो लाइन है, ये जो फंक्शन है उसका स्लोप
जीरो हो रहा है। और आप जानते हैं कि स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, दैट्स वाई उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऑलवेज एक्स एक्सिस को पैरेलल ही होगा, ऑलवेज एंगल जीरो होगा, और टेन जीरो तो ऑलवेज जीरो होता ही है। इसलिए ऐसे सारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होगा, और स्लोप जो होता है ना वही बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसलिए सारे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। चलिए अब बात करेंगे कि अभी तक हमने कितनी आइडेंटिटीज देखी। तो देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। फोर्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स। और एक एग्जांपल में देना भूल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा वन बाई एक्स। अभी हमने इतने आइडेंटिटीज पे मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया। क्लियर? अब सबके मिक्स्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से पहले आइडेंटिटीज देख लेना। हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स पावर एन का, ए पावर एक्स का, ई पावर एक्स का, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव इस हिसाब से होता है। क्लियर? अब जितने भी ये 5 आइडेंटिटीज है उसके ऊपर मिक्स्ड क्वेश्चंस में दे रहा हूं जिसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव होता है, इतना तो अभी आप समझ पाए हैं। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 फर्स्ट। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 पावर एक्स। चलिए 5 क्वेश्चन 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर लिख दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो सब लोगों ने आंसर लिख दिए, तो आपको पता होगा इसका 7 इंटू एक्स पावर 6 होता है। इसमें कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो 7 पावर एक्स इंटू लॉग 7 होगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, -3 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ तक की बात क्लियर? अब बाकी की जो आइडेंटिटीज है 6, वो सब में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है, तो वो भी आपको याद करवा देता हूं मैं। 6 यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूं और बाजू में उसका डेरिवेटिव। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे सामने। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सबका डेरिवेटिव कल मैंने लिखवाया था, आपको याद करने के लिए बोला था, आप लोगों ने याद रख लिया होगा। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। आ गया सबको याद? अब ये सारी आइडेंटिटीज और ये 5 आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होते हुए भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसमें प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है कि साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव साइन होता है कि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। क्योंकि देखिए 6 फंक्शंस है, उसमें से 3 फंक्शन ऐसे है जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, और वो 3 फंक्शन जो है ना वो स्पेसिफिक है,
3 trigonometric function with start with C. टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें से 3 फंक्शन ऐसे हैं जो अल्फाबेट सी से स्टार्ट होते हैं और ये तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, बाकी सबका पॉजिटिव। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड करना चाहते हैं पहले देखना है क्या वो सी से स्टार्ट होता है, तो फिर डेरिवेटिव में आगे माइनस साइन आएगा, ये आपको याद आ जाना चाहिए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलिए अब आगे की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं पे फंक्शन आपके सामने ऐसा आ जाए कि e पावर x प्लस साइन x, तब इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे? सोचिए, अगर ओनली e पावर x होता तो उसकी आइडेंटिटी पुट कर देते, अगर साइन x होता तो उसकी भी आइडेंटिटी पुट कर देंगे, लेकिन ये दो फंक्शन है और उसके बीच में प्लस है, तब क्या करना होता है ये जानने के लिए आपको ये वर्किंग रूल्स याद रखने पड़ेंगे। टोटल 5 या 4 वर्किंग रूल्स है, उसको आप याद, बहुत ही सिंपल है। देखिए फर्स्ट, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं और जिसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है उसमें एक से ज्यादा फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x और उसके बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन अगर है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, पहला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे, बीच में जो भी साइन है ना वो पुट कर देंगे। क्लियर? तो अभी आप समझ गए कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये e पावर x इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, ये साइन x उसका भी डेरिवेटिव कर देंगे और बीच में जो साइन है वो एज इट इज पुट कर देंगे। आपको याद होना चाहिए ये डेरिवेटिव का साइन है, अब डेरिवेटिव करना है तो e पावर x का डेरिवेटिव आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन प्लस है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए फंक्शन जो है वो कहीं पे ऐसा आ जाए कि e पावर x इंटू साइन एक्स, नहीं ये तो आ गया, तो दूसरा कुछ फंक्शन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में जो साइन है वो एन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पे भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है। जब दो फंक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तभी आप दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एज पर द क्वेश्चन। लेकिन अगर दो फंक्शन आपके सामने जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, तो फिर जैसा कि मैंने बोला इसका आंसर f डैश x इंटू जी डैश एक्स नहीं आता है। देखिए क्या नहीं आता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो क्या आता है अब इसके बारे में बात कर ले। तो जो दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन, ओनली मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए और उसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो स्पेसिफिक उसका प्रोडक्ट रूल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। समझे आप? दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरीके से डेरिवेटिव होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब अगर उसको अप्लाई करें तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा, तो कैसे होगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन है ना वो एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन है log x, फिर बीच में कंपलसरी प्लस ही आएगा हर बार। अब आपने डेरिवेटिव log x का कर दिया है तो दूसरी बार log x का नहीं करेंगे, जो बाकी है उसका डेरिवेटिव करेंगे। इतना आपने अगर कर लिया तो काम हो गया, क्योंकि फिर आगे आप जानते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x होता है एज पर द आइडेंटिटी।
और यहाँ पे log x एज इट इज है, और x स्क्वायर उसमें बेस में वेरिएबल है तो x पावर n में जैसे होता है वैसे ही 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1। सो योर फाइनल आंसर इज, यहाँ से x कट होके x प्लस 2x log x, 2x log x, और ये आपका फाइनल आंसर है अगर आपका फंक्शन ऐसा होता तो। क्लियर? तो अब आप बोलेंगे कि बीच में मल्टीप्लीकेशन की जगह पे डिफरेंस सॉरी डिवाइड करना है, अगर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स है तो भी क्या ऐसा ही करना है? नहीं, उसके लिए भी अलग रूल है, वो भी देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। देखिए ध्यान से सुन लीजिए एक बात, आज सेकेंड लेक्चर है, ठीक है? कल हमने सिर्फ आइडेंटिटी और कुछ उसका जो बेसिक फंडामेंटल है कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये सब हमने डिस्कस किया था। तो ये लास्ट डे है, आज आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन कल से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, ठीक है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है इसमें अगर बिगिनिंग में आपने आइडेंटिटीज पे और ये जो 3-4 वर्किंग रूल है इस पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो फिर सारी चीजें बिल्कुल इजी हो जाएगी, और नॉट ओनली इजी, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है इस चैप्टर में, और खास करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये ऐसे चैप्टर है जिसमें स्टार्टिंग से जो स्टूडेंट इसमें फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट के साथ जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ टाइम के बाद फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को क्वेश्चन देते रहते हैं और चैलेंज करते हैं, देख ये इसका डेरिवेटिव क्या तू फाइंड कर सकता है, क्या इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकता है, समझ रहे हैं आप? तो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है ये चैप्टर अगर बिगिनिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर ले तब। तो चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ऑलवेज डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है। डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस का साइन कंपलसरी आएगा। नाउ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पहले नहीं किया था तो अब हम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स का कर चुके हैं तो अब नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी आप भूल जाएंगे, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, और ये फाइनल उसकी फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल। तीसरी बात, इसमें आपको देखना है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तब आप पहले एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखिए और पहले सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, या फिर पहले एफ डेस एक्स जी ऑफ एक्स रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ये टर्म अगर आप पहले लिखते हैं और ये बाद में लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ए प्लस बी एंड बी प्लस ए दोनों सेम होता है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। लेकिन ये जो डिवीजन रूल है उसमें बीच में माइनस है, यहाँ पे आप a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैंने क्लियरली आपको बोला कि यहाँ पे पहले g ऑफ x f डैश x यही टर्म होनी चाहिए। इसको याद रखने के लिए मैंने बोला कि जब भी दो फंक्शन डिवीजन में है तब आपको याद रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, डिनोमिनेटर से, और वो भी डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद उसका ऑपोजिट, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन। क्लियर? चलिए अब अगर आगे की बात करें तो 4, इस पे हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस के। मतलब कि अभी भी हमारे पास दो टर्म है जिसके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, और हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये देखिए जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी थी वैसे ही, तो दोनों का बारी बारी से अगर कर रहे, पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर जो भी साइन है, और के कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0। तो जब भी किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म, और वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बहुत जरूरी चीज। उसके बाद फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इस टाइम पे भी
फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तब हमें ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, के कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और फाइनली आपको मिलेगा k इंटू एफ डैश एक्स। इतना ही आंसर। कुछ समझे इससे? इससे आपको यह समझना था जब भी कोई कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और उसका डेरिवेटिव करना है तो ये जो k है ना उसको पहले आप डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे। ये देखिए k एज इट इज है, सिर्फ अंदर जो फंक्शन है उसके साथ उसका ही आप डेरिवेटिव करेंगे। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो गया है। क्लियर? अब आपको इन दोनों में खास ध्यान रखना है, इधर भी कांस्टेंट था इधर भी कांस्टेंट है, पूरा फोकस के साथ देख लेना, यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है। अगर कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे भी कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज रह गया, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जब भी कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में है तब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तब वो एज इट इज रहेगा, उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो डेरिवेटिव की प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो फंक्शन है सिर्फ उसका ही डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर? एक दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है कि ये सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी है या जो वर्किंग रूल है उसको कब यूज करना है? जब दोनों ही फंक्शन होने चाहिए। अगर एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट है तब ये रूल आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर गलती से अप्लाई कर दिया तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके पास डेरिवेटिव का कितना नॉलेज है। समझ रहे? तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तभी आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। दोनों में से अगर कोई कांस्टेंट है तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर बुला के ओनली फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेना है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से अगर दो फंक्शन के बीच में डिवीजन है तभी आपको ये रूल अप्लाई करना है। इसमें से अगर एक कांस्टेंट है तब आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे? उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तक आपने देखा डेरिवेटिव, उसका मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग एज वेल एज फिजिकल मीनिंग, उसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, और आज के क्लास में जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स एंड ये 5 वर्किंग रूल्स। क्लियर? आगे की बात नेक्स्ट टाइम।